प्यारे बच्चों, आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में से पाठ 14 में से लिया गया है, जिसका नाम है एक कहानी यह भी, जिसकी लेखिका हैं मन्नू भंडारी। लेखिका का जीवन परिचय। मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ, परंतु उनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर शहर में। बाद में उन्होंने हिंदी में MA किया। हिंदी के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु कहानी संग्रह, आपका बंटी, महाभोज उपन्यास। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविजन धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी हैं। हाल ही में एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथ्य का प्रकाशन उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार शामिल हैं। मन्नू भंडारी की कहानियां हों या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। पाठ का परिचय। एक कहानी यह भी के संदर्भ में सबसे पहले तो हम यह जान लें कि मन्नू भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। संकलित अंश में मन्नू जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है। सन 1946 से 47 की आज़ादी की आंधी में मन्नू जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसमें उसका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है। इस पाठ के शब्दार्थ। अहमवादी, घमंडी, भग्नावशेष, खंडहर, टूटे फूटे हिस्से, विस्फारित और अधिक फैलना बढ़ाना, आक्रांत, कष्टग्रस्त, निषिद्ध, जिस पर रोक लगाई गई हो, वर्चस्व, दबदबा,
राजेंद्र यहाँ हिंदी के प्रमुख कथाकार एवं हंस पत्रिका के संपादक रहे राजेंद्र यादव के बारे में कहा गया है। महाभोज मन्नू भंडारी का चर्चित उपन्यास है। दा साहब उसके प्रमुख पात्र हैं। पाठ का सारांश। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों को उभारा है। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, परंतु उनकी यादें अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के एक दो मंजिला मकान में पिता के बिगड़ी हुई मन स्थिति से शुरू हुई। आरंभ में लेखिका के पिता इंदौर में रहते थे। वहां संपन्न तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। कांग्रेस से जुड़े होने के साथ वे समाज सेवा से भी जुड़े थे, परंतु किसी के द्वारा धोखा दिए जाने पर वे आर्थिक मुसीबत में फंस गए और अजमेर आ गए। अपने जमाने के अलग तरह के अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश को पूरा करने के बाद भी जब उन्हें धन नहीं मिला तो सकारात्मकता घटती चली गई। वे बेहद क्रोधी, जिद्दी और शक्की हो गए। जब तब वे अपना गुस्सा लेखिका के बिन पड़ी मां पर उतारने के साथ साथ अपने बच्चों पर भी उतारने लगे। 5 भाई बहनों में लेखिका सबसे छोटी थी। कम उम्र में उनकी बड़ी बहन की शादी होने के कारण लेखिका के पास ज्यादा उनकी यादें नहीं थीं। लेखिका काली थी तथा उनकी बड़ी बहन सुशीला के गोरी होने के कारण पिता हमेशा उनकी तुलना लेखिका से किया करते तथा उन्हें नीचा दिखाते। इस हीनता की भावना ने उनमें विशेष बनने की लगन उत्पन्न की, परंतु लेखकीय उपलब्धियां मिलने पर भी वह इससे उबर नहीं पाई। बड़ी बहन के विवाह तथा भाइयों के पढ़ने के लिए बाहर जाने पर पिता का ध्यान लेखिका पर केंद्रित हुआ। पिता ने उन्हें रसोई में समय खराब न कर देश दुनिया का हाल जानने के लिए प्रेरित किया। घर में जब कभी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते और बहस होती तो लेखिका के पिता उन्हें उस बहस में बैठाते, जिससे उनके अंदर देशभक्ति की भावना जगी। सन 1945 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज के प्रथम वर्ष में हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका में न केवल हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाई, बल्कि साहित्य के सच को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित भी किया। सन 1946 से 47 के दिनों में लेखिका ने घर से बाहर निकलकर देश सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई। हड़तालों, जुलूसों व भाषणों में भाग लेने से छात्राएं भी प्रभावित होकर कॉलेजों का बहिष्कार करने लगी। प्रिंसिपल ने कॉलेज से निकाले जाने से पहले पिता को बुलाकर शिकायत की तो वे क्रोधित होने के बजाय लेखिका के नेतृत्व शक्ति को देखकर गदगद हो गए। एक बार जब पिता ने अजमेर के व्यस्त चौराहे पर बेटी के भाषण की बात अपने पिछड़े मित्र से सुनी, जिसने उन्हें मान मर्यादा का लिहाज करने को कहा, तो उनके पिता गुस्सा हो गए। परंतु रात को जब यही बात उनके एक और अभिन्न मित्र ने लेखिका की बड़ाई करते हुए कहा, जिससे लेखिका के पिता ने गौरवान्वित महसूस किया। सन 1947 के
मई महीने में कॉलेज ने लेखिका समेत 2-3 छात्राओं का प्रवेश थर्ड ईयर में हुड़दंग के कारण निषिद्ध कर दिया, परंतु लेखिका और उनके मित्रों ने बाहर भी इतना हुड़दंग मचाया कि आखिर उन्हें प्रवेश लेना ही पड़ा। वह खुशी लेखिका को उतना खुश न कर पाई जितना आज़ादी की खुशी ने दी। उन्होंने इसे शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। प्रश्नोत्तर, इस पाठ के प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? उत्तर, लेखिका के जीवन पर 2 व्यक्तियों का विशेष प्रभाव पड़ा। पिता का प्रभाव। लेखिका के जीवन पर पिताजी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे हीन भावना से ग्रसित हो गई। इसी के परिणाम स्वरूप उनमें आत्मविश्वास की भी कमी हो गई थी। पिता के द्वारा ही उनमें देश प्रेम की भावना का भी निर्माण हुआ था। शिक्षिका शीला अग्रवाल का प्रभाव। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने एक ओर लेखिका के खोए आत्मविश्वास को उन्हें लौटाया, तो दूसरी ओर देश प्रेम की अंकुरित भावना को उचित माहौल प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप लेखिका खुलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगी। प्रश्न नंबर 2, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? उत्तर, लेखिका के पिता का मानना है कि रसोई के काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है। वे पकाने खाने तक ही सीमित रह जाती हैं और अपनी सही प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाती। इस प्रकार प्रतिभा को भट्टी में झोंकने वाली जगह होने के कारण ही वे रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित करते थे। प्रश्न नंबर 3, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर? उत्तर, एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि लेखिका के पिताजी आकर मिले और बताएं कि लेखिका की गतिविधियों के खिलाफ क्यों न अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। पत्र पढ़कर पिताजी गुस्से से भन्नाते हुए कॉलेज गई। इससे लेखिका बहुत भयभीत हो गई, परंतु प्रिंसिपल से मिलने तथा असली अपराध के पता चलने पर लेखिका के पिता को अपनी बेटी से कोई शिकायत नहीं रही। पिताजी के व्यवहार में परिवर्तन देख लेखिका को न तो अपने आंखों पर भरोसा हुआ और न ही अपने कानों पर विश्वास हुआ। प्रश्न नंबर 4, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, लेखिका के अपने पिता के साथ अक्सर वैचारिक टकराहट हुआ करती थी, जिसमें नंबर 1, लेखिका के पिता यद्यपि स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी नहीं थे, परंतु वे स्त्रियों का दायरा 4 दीवारी के अंदर ही सीमित रखना चाहते थे, परंतु लेखिका खुले विचारों की महिला थी। नंबर 2, लेखिका के पिता लड़की की शादी जल्दी करने के पक्ष में थे, लेकिन लेखिका जीवन की आकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहती थी। नंबर 3, लेखिका का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर भाषण देना उनके पिता को पसंद नहीं था। नंबर 4, पिताजी का लेखिका की मां के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। स्त्री के प्रति ऐसे व्यवहार को लेखिका अनुचित समझती थी। नंबर 5, बचपन के दिनों में लेखिका के काले रंग रूप को लेकर
उनके पिता का मन उनकी तरफ से उदासीन रहा करता था। प्रश्न नंबर 5, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उनमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। उत्तर, सन 1946-47 ईस्वी में समूचे देश में भारत छोड़ो आंदोलन का पूरे उफान पर था। हर तरफ हड़तालें, प्रभात फेरियां, जुलूस और नारेबाजी हो रही थी। घर में पिता और उनके साथियों के साथ होने वाली गोष्ठियों और गतिविधियों ने लेखिका को भी जागरूक कर दिया था। प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से जोड़ दिया। जब देश में नियम कानून और मर्यादाएं टूटने लगीं, तब पिताजी की नाराजगी के बाद भी वे पूरे उत्साह के साथ आंदोलन में कूद पड़ी। उनका उत्साह, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता था। वे चौराहों पर बेझिझक भाषण, नारेबाजी और हड़तालें करने लगीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भी सक्रिय भूमिका थी। प्रश्न नंबर 6, लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की चार दीवारी तक सीमित था। क्या आज भी लड़कियों के लिए स्थितियां ऐसी ही हैं या बदल गई हैं? अपने परिवेश के आधार पर लिखिए। उत्तर, अपने समय में लेखिका को खेलने तथा पढ़ने की आजादी तो थी, लेकिन अपने पिता द्वारा निर्धारित गांव की सीमा तक ही। परंतु आज स्थिति बदल गई है। आज लड़कियां एक शहर से दूसरे शहर शिक्षा ग्रहण करने तथा खेलने जाती हैं। ऐसा केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज भारतीय महिलाएं विदेशों तक, अंतरिक्ष तक जाकर दुनिया में अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। परंतु इसके साथ दूसरा पहलू यह भी है कि आज भी हमारे देश में कुछ लोग स्त्री स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं हैं। प्रश्न नंबर 7, मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार लिखिए। उत्तर, आज मनुष्य के संबंधों का क्षेत्र सीमित होता जा रहा है। मनुष्य आत्म केंद्रित होता जा रहा है। उसे अपने सगे संबंधियों तक के बारे में अधिक जानकारी नहीं होती है। यही कारण है कि आज के समाज में पड़ोस का कल्चर लगभग लुप्त होता जा रहा है। लोगों के पास समय का अभाव होता जा रहा है। मनुष्य के पास इतना समय नहीं है कि वो अपने पड़ोसियों से मिलकर उनसे बातचीत करें। अशोक हिंदी क्लासेस के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।